मिस्टर सीओ की रीवर्क है एपिसोड 41। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 41। ओह, कल रात जब मैं सोई थी तब मैंने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर कर दिया था, इसलिए बज नहीं रहा था। नायरा की आवाज़ शांत थी। आंचल जिंदाल ने अपने दांत पीस लिए। आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रही हो? नायरा ने उसे तुरंत मुस्कुराकर देखा। मैं तुमसे छुटकारा क्यों चाहूँगी? इतने वर्षों में क्या मैंने हमेशा तुम्हें, मेरी बहन को, मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंस नहीं दी है? पिताजी चाहते थे कि हम दोनों खरीदारी करने बाहर जाएं, और मैंने तुम्हें हमारे पीछे आने के लिए मना भी नहीं किया था। बड़ी बहन, आप स्पष्ट रूप से मुझसे बचने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं आपके पीछे आ रही थी तभी यदि आपको लग रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ करूँगी तो आपको घर पर सीधे बोल देना चाहिए था। अब आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? इतने लंबे समय तक की प्रतीक्षा के बाद आंचल जिंदाल वास्तव में क्रोधित हो गई थी। आंचल, तुम्हारे शब्द हद से बाहर हो गए हैं। पहले जब भी मैं तुमको आमंत्रित करती थी तो ऐसा कब हुआ था कि तुम कभी देर से नहीं आई थी? सबसे लंबे समय जब मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया था वो 2 घंटे थे। जब केवल कुछ घंटों के लिए ही हम तुम्हें नहीं मिले, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं बस बेचैन थी। मैं चिंतित थी कि कहीं आप और अगस्त्य जी कुछ परेशानी में तो नहीं थे। आंचल जिंदाल का बहुत बड़ा हंगामा करने का इरादा नहीं था। उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। हमें क्या परेशानी हो सकती है? आंचल, मुझे ये कहने के लिए दोषी नहीं ठहराना, लेकिन हाल ही में तुम अधिक से अधिक अजीब हो गई हो। आंचल जिंदाल इतनी नाराज़ हो गई थी कि जैसे उसे लगा कोई अंदरूनी चोट लगी है। नायरा के शब्द को सुनकर उसने लगभग बहस करनी शुरू ही कर दी थी। उसने अपने दांतों को पीस लिया, बल्कि चेहरे को कठोर भाव दिखाने का ढोंग भी किया। मैं इंतज़ार करने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। नायरा ने शांति से अपने होठों को मोड़ लिया और अब उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अगस्त्य राजपूत का हाथ पकड़कर दूसरी शॉप्स में प्रवेश किया। अंत में नायरा ने केवल कुछ साधारण चीज़ें खरीदी। आंचल जिंदाल पूरे दिन उनके पीछे पीछे रही और एक छोटी ड्रेस को पसंद कर बैठी, जिसकी कीमत 3 लाख थी। वे चाहती थी कि नायरा उसके लिए खरीदने के लिए अगस्त्य राजपूत के कार्ड का इस्तेमाल करे, लेकिन नायरा ने अब उसकी बातों को ना समझने का नाटक किया। अंत में आंचल जिंदाल ने ना चाहते हुए भी अपने कार्ड का इस्तेमाल किया। पहले भले ही आंचल जिंदाल को जो भी पसंद आता था नायरा उसके लिए ख़रीद लेती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नायरा, जो अपनी बहन को इतना बिगाड़ती थी, जिसे देख हर किसी के मन में जलन आ जाती थी, इतनी निर्दयी हो जाएगी। अब उसे 3 लाख रुपए का एक स्कर्ट भी खरीद कर नहीं देगी। पूरे दिन से लेकर अब तक जब वे घर जाने के लिए टैक्सी में बैठे थे, आंचल जिंदाल को अभी भी अगस्त्य राजपूत के साथ अकेले बात करने का अवसर नहीं मिला था। ये ऐसा था मानो नायरा अगस्त्य राजपूत के बगल से चिपक गई थी। उसने एक पल के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ा था। ये व्यवहार उसे बहुत चिढ़ा रहा था। वापस जाते समय उन्होंने आंचल जिंदाल की टैक्सी में जाने की जिद के कारण बस नहीं ली। नायरा ने आंचल जिंदाल की इच्छा के आगे झुकने की योजना नहीं बनाई। हालांकि शाम के 6 बज चुके थे, सर्दी के दिन थे और जल्दी अंधेरा हो गया था। उसे सड़क पर खड़े होकर समय बर्बाद करने की इच्छा नहीं थी, और जबकि आंचल जिंदाल उन्हें लेने के लिए टैक्सी बुलाने के लिए पहले ही चली गई थी, उसने उसे उसकी इच्छा अनुसार करने दिया। आखिरकार आज का अत्याचार आंचल जिंदाल के दिल पर बहुत भारी पड़ा था। नायरा इस वक्त अपने हाथ में पकड़े हुए शतरंज रिकॉर्ड के दस्तावेज़ों के बारे में सोच रही थी। उसने सावधानी से इसे अपने बैग में सेफली रख दिया, यह सोचकर कि कहीं ये थोड़ा गीला या कहीं गंदा ना हो जाए। सर, आप इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? जब नायरा ने अपना सिर उठाया तो उसने अचानक देखा कि रास्ता सही नहीं था।
अभी वहाँ भारी जैम है, कई सड़कें जाम हैं, इसलिए हम उस भीड़ भाड़ से बचकर पुल के पास से जा सकते हैं। ड्राइवर ने संकोच न करते हुए गंभीरता से जवाब दिया। नायरा को लगा कि उसका लहजा थोड़ा अजीब था और वह अगस्त्य राजपूत को देखने के लिए मुड़ गई, जो सामने की सीट पर बैठे थे। निसंदेह उसके जानने से पहले ही अगस्त्य राजपूत ने जान लिया था कि ड्राइवर के साथ कोई समस्या है। उन्होंने पहले ही कार के बंद दरवाज़ों की जांच कर ली थी। उनकी नज़र कार के शीशे से मिली। उनकी नज़रों से वे जवाब जान गई थी कि कार के दरवाजे बंद थे। तभी नायरा ने ध्यान दिया, ड्राइवर के बाल थोड़े लंबे थे, मुश्किल से उसके कानों को ढक रहे थे। ध्यान से देखने के बाद उसने उसके कानों में एक काला एयरफोन देखा। ये निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रकार प्रतीत हो रहा था। साथ ही ड्राइवर को काफ़ी पसीना आ रहा था। भले ही वे शरद ऋतु में प्रवेश कर चुके थे, ये कार इतनी भी गर्म नहीं थी जहां उसे पसीना आएगा। कार चलाते समय उसकी निगाहें कुछ डर और निराशा को छिपा रही थी। नायरा ने चुपचाप अपने हाथ ऊपर किए, अपनी तरफ से कार का दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया। वे इसे खोल नहीं सकी, वास्तव में ये बंद था। उसने अपना सिर उठाया। अगस्त्य राजपूत की नज़रों से उसकी नज़रें मिली, जो अप्रभावित दिखाई दे रही थी। जिस क्षण उनकी आंखें मिली, अगस्त्य राजपूत ने अपने हाथ ऊपर उठा के आगे बढ़ाए। उसने ड्राइवर के कंधे पर दबाव डाला ताकि उसे नियंत्रित किया जा सके। उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी, फिर भी उस आवाज़ में एक तीव्र दबाव और तत्कालीनता की भावना प्रतीत हुई। कार रोको। ड्राइवर तुरंत सिर से पैर तक कांपने लग गया। उसके सिर से और भी पसीने बहने लगे। उसने अपनी आंखें खेद में बंद कर ली। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया। ये ऐसा था जैसे उसे कुछ स्पेशल दवाई दी गई हो और वह अब होश में नहीं रह सकता था। कार एक बड़े ट्रक से टकराने वाली थी, फिर भी वे तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। ये केवल तब था जब नायरा की बगल में बैठी आंचल जिंदाल ने ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर की स्थिति देखकर वे डर के मारे चिल्लाई, आह, ड्राइवर को क्या हुआ? क्या हुआ? नायरा ने ज़बरदस्ती कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। सामने अगस्त्य राजपूत ने पहले से ही बेहोश ड्राइवर को धक्का देकर हटा दिया था और वे ड्राइवर की सीट पर बैठ गए थे। उन्होंने कार को नियंत्रण खोने से रोकने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ लिया था। 3 सेकंड बाद वे अचानक बोले। उनके स्वर में शीतलता थी जिससे किसी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे बर्फ से ठंडे पानी के कुएं में डूब गए हों। इस कार के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसकी गति 150 किलोमीटर पर आवर तय की गई है और ब्रेक काम नहीं कर रही है। इस गति के साथ मैं इसे सामान्य तरीके से नहीं रोक सकता। फिर अब हम क्या करेंगे? आंचल जिंदाल कानों में छेद करते हुए चिल्लाई। ड्राइवर अचानक बेहोश क्यों हो गया? क्या कोई हमें मारना चाहता है? आंचल जिंदाल की इतनी तेज चीख सुनकर नायरा इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि इस हत्या का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा आंचल जिंदाल भी कार में बैठी थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि वे अपने जीवन को जोखिम में डालेगी। इसके अलावा अगस्त्य राजपूत भी कार में थे। अगस्त्य राजपूत के प्रति उसके जुनून के आधार पर आंचल जिंदाल पर शक करना तुरंत समाप्त किया जा सकता है। क्या टैंक भरा हुआ है? नायरा ने अपना सिर आगे की ओर करते हुए पूछा। उसने अगस्त्य राजपूत के सामने ईंधन मीटर को देखा। जिस पल उसने देखा, नायरा का दिल डूब गया। ये वास्तव में भरा हुआ था। कोई तरीका नहीं था कि वे ईंधन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकते। इसे ख़त्म होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। कार की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर थी। शहर में इस तरह के आबादी वाले एरिया में सड़क नदी के एक बड़े हिस्से और खुले नदी के तट के पास थी।
ये सड़क नदी के साथ गई थी। इसका मतलब था कि ये कई मोड़ों से भरी होगी। शाम 6 बजे ऐसी स्पीड से गाड़ी चलाना, जब सड़क पर इतनी भीड़ थी, तो निसंदेह ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकता था। इसके अलावा आगे कोई सड़क नहीं थी कि वे भीड़-भाड़ से अलग-थलग या सुरक्षित जगह पर जा सकते। आगे का रास्ता सीधे शहर के केंद्र की ओर जा रहा था। अगस्त्य राजपूत ने अचानक धीरज रखते हुए आदेश दिया, अच्छे से कसकर बैठो। आशा जिंदाल ने पहले से ही डर के मारे अपनी सीट बेल्ट को पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नायरा ने चुपचाप बेहोश ड्राइवर पर एक नज़र डाली, जिसे धक्का देकर पास वाली सीट पर कर दिया गया था। ड्राइवर को स्पष्ट रूप से पता था कि ये एक जाल था। उसके एयरफोन और इस तथ्य के आधार पर कि किसी ने उसे नशा दिया था, इससे सबसे अधिक संभावना थी कि उसे धमकी दी गई थी, वरना वे इस तरह की हरकत करने के लिए मरने का जोखिम नहीं उठाता। ये कौन था? उसकी रणनीति इतनी कठोर थी, पर फिर भी इतनी क्लियर। वे उन सभी को मारना चाहते थे। क्या वे उसे निशाना बना रहे थे, या फिर उनका निशाना अगस्त्य राजपूत थे? बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।